हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, दैट इज वेक्टर्स एंड 3D। एक्चुअली पढ़ना हमको इसमें 3D के बारे में थोड़ा बहुत है, वेक्टर्स का यूज करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। बेसिकली हमारे पास जो दो चैप्टर पढ़ने हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लास 10th में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था, उसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते थे। इस क्लास में इस चैप्टर में हम लोग उसी लाइन का इक्वेशन प्लस प्लेन का इक्वेशन, कोऑर्डिनेट सिस्टम और वेक्टर मेथड दोनों से सीखने का प्रयास करेंगे। और ये डिफरेंस हमको समझ में आएगा कि वेक्टर का मेथड यूज करने से बड़ी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती हैं, जिन्हें अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से करने जाते हैं तो बड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशंस आती है। वेक्टर से पहले से हम लोग परिचित हैं, फिजिक्स में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, वहीं से आगे स्टार्ट करना है। तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेना चाहते हैं, आपको वेक्टर के बारे में आपको आइडिया है। बहुत सी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट, they are called vector quantities। उन्हें हम लोग सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ना है, फिजिक्स बहुत अप्लाई नहीं करनी है। हकीकत तो यह है कि मैथ्स में जितने भी आविष्कार किए गए, आवश्यकताएं हुई, सब फिजिक्स को आसान करने के लिए किया गया था। तो सबसे पहले बात हम करने चल रहे हैं वेक्टर की। हम मैथ में वेक्टर को क्या कहना चाहेंगे, आपके सामने मैं एग्जांपल देता हूं। दिस इज अ लाइन, लेकिन किसी लाइन का कोई स्टार्ट और एंड नहीं होता। आप इसको आगे ऐसे डैश 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 दिखा सकते हैं, पीछे की ओर भी डैश हमने दिखा दिया, ठीक है ना। अब हम लोग इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जो हम इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे उसमें स्टार्ट और एंड का कोई मतलब नहीं है। दिस इज अ लाइन सेगमेंट। अब इस लाइन सेगमेंट के पास दो डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। एक मैं ऐसे दिखा सकता हूं, और अगर दूसरे सेगमेंट की बात करो तो डायरेक्शन हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये जो एरो हमने बनाया, जैसे ही इस लाइन सेगमेंट पर एरो बना दिया, दिस लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर। दिस लाइन सेगमेंट नाम दे सकते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। दिस इज कॉल्ड वेक्टर, वेक्टर ए बी। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते समय ध्यान देना है, बड़ी कंफ्यूजन बच्चों में रह जाती है, उसको मैं अभी से सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूं। जब दो अल्फाबेट्स आएंगे नाम में, ए बी, वेक्टर ए बी, इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट पॉइंट इज ए एंड द एंड पॉइंट इज बी, और डायरेक्शन किधर है, ए टू बी। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन किधर है, ए टू बी। अगर कहीं पर लिखा हुआ है वेक्टर बी ए, किसने लिख दिया वेक्टर बी ए, तो वेक्टर बी ए का मतलब हुआ बी से स्टार्ट करना है, ए तक आना है, और जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी फ्रॉम बी टू ए। तो याद रखना है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो अल्फाबेट्स को यूज करते हैं। अब कभी कभी इसको ऐसा भी लिख दिया जाता है, वेक्टर ए बी लिखें, या सिंपली इसे हम स्मॉल लेटर में ए वेक्टर लिख दिया, वेक्टर ए। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब वेक्टर ए देने का मतलब ना तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया और ना ही आपको एंड पॉइंट बताया गया। मींस हमने इस वेक्टर ए बी को ही एक नया नाम दे दिया, ओनली वेक्टर ए। दिस इज अ नेम।
एक लेटर से दिखाना होगा तो इसे हम लोग वेक्टर ए दिखा देंगे। डबल लेटर अगर आपने यूज कर दिया, दो अल्फाबेट आपने यूज कर दिए, तो वहां हम लोग वेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों की बात करेंगे। यहां पर बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नीट्यूड। ध्यान देना है, मैग्नीट्यूड हमने आपसे कहा दिस इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का स्टार्ट और एंड तो बहुत दूर तक है, इनफाइनाइट से स्टार्ट हुई और इसको इनफाइनाइट तक जाना है। इसका अगर एक स्पेसिफिक लेंथ हमने ले लिया, द लेंथ फ्रॉम ए टू बी, दिस इज कॉल्ड mod AB, that is the magnitude। यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये कहलाती है इस वेक्टर की का मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया, लेंथ ए बी। क्या कैलकुलेट कर लिया, जो लाइन सेगमेंट हमने लिया है उस लाइन सेगमेंट का जो हमने लेंथ ले लिया, दैट इज द लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है ना। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम हम लोगों ने सीख लिया। ये ए और बी ये कहलाते हैं टर्मिनल्स। ए एंड बी को एक हम नाम दे सकते हैं टर्मिनल्स, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड। क्लास 11th में हम लोगों ने कुछ वेक्टर्स के टाइप्स पढ़ लिए थे। कई प्रकार के वेक्टर्स थे, वो टाइप्स हमने पहले से पढ़े हुए थे, यहां पर भी हम लोग को पढ़ना है। तो जैसे अभी आपको हमने सिंपली वेक्टर के बारे में बता दिया, कितने टाइप के वेक्टर हमारे पास होते हैं वो जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यद्यप सबको हमको पढ़ना ही नहीं है, सबकी आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी हमसे पूछा जा सकता है। तो हम बात करने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे आसान पहला वेक्टर वी आर गोइंग टू से दैट इज जीरो वेक्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं शून्य सदिश। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा जीरो। जीरो का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, दैट वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो हम इसका डायरेक्शन डिफाइन कैसे करेंगे। इसे हम लोग नल वेक्टर भी कहते हैं। तो सच ये है कि कोई भी मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हैं, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, तमाम चीजें पढ़ेंगे मैथ में, नंबर सिस्टम में, तो वहां पर जीरो का अपना इंपॉर्टेंस है। हर ग्रुप में एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। सपोज दैट एक वेक्टर यहां से गया ए से बी, और इतना ही बड़ा दूसरा वेक्टर यहां पर यूज कर लिया गया बी टू ए। सपोज दैट दे आर फोर्सेस, ये दो फोर्सेस हैं, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन से फोर्स लगा दिए गए, एक पॉजिटिव हुआ और दूसरा नेगेटिव। तो जब हम बात करेंगे नेट फोर्स की तो एफ नेट विल बी जीरो। और हमको पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो जो आंसर आएगा दैट विल नॉट बी ओनली जीरो बट दिस इज जीरो वेक्टर। क्या आंसर आएगा, जीरो वेक्टर। अब इसको जीरो वेक्टर लिखा कहीं पर नहीं जाता, केवल जीरो लिख दिया जाता है। इससे हम बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर मींस मिला कब ये, जब सेम वैल्यू के दो वेक्टर्स अपोजिट में काम किए तो उनका जो रिजल्टेंट आया वो जीरो आया। और दो वेक्टर्स का एडिशन हमेशा वेक्टर ही मिलेगा, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन वेक्टर ही होगा, दैट कांट बी अ स्केलर, सो दिस जीरो इज डिफाइंड फॉर दैट।
इसलिए हमने जीरो वेक्टर को डिफाइन किया। हाँ, ये अलग बात है कि इस जीरो वेक्टर के पास कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे जीरो वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन का अता पता नहीं है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन डिफाइन करने में प्रॉब्लम आएगी। ये रोल है हमारे जीरो वेक्टर का। तो जीरो वेक्टर का रोल क्या है कि जब हमको सब्ट्रैक्शन की आवश्यकता होती है तो इसका काम पड़ता है हम लोगों को। मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन है, वेक्टर मान लिया गया इसको, बट हम ये नहीं कह सकते ये ईस्ट में है कि वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। स्पेसिफाइड डायरेक्शन इसके बारे में बता पाना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। नाउ द सेकंड वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। नाम से आप समझ जाएंगे, यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, बिना इसके पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसे हम लोग बोलते हैं इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब इकाई होता ही है 1, यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब बात आती है कि इसको आखिर में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो आइए, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ये कोई वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। देखिएगा, ए के ऊपर एक कैप लगा दिया, इसे हम ए कैप पढ़ते भी हैं। रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप एंड इज डिफाइंड बाय, आखिर में हमने इसको डिफाइन कैसे किया है, तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर। एक्चुअली है क्या, फैक्ट क्या है कि किसी भी वेक्टर में दो पार्ट है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से जैसे ही कैंसिल कर देंगे तो आपके पास केवल और केवल डायरेक्शन बचेगी। इसका यूज क्या है, बेसिक यूज क्या है, बेसिक यूज ये है कि कभी अगर आपको कोई वेक्टर बनाना हो, दिस इज मैग्नीट्यूड मॉड इनटू ए कैप। अगर हमें कोई वेक्टर चाहिए किसी डायरेक्शन में, सपोज दैट लेट ये एक वेक्टर ए है, इस वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर का कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा। हमें एक नया वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन तो यही रहे, डायरेक्शन यही रहे, लेकिन मैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहता हूं। मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसका मल्टीपल होगा। तो हम करने क्या जा रहे हैं, हम एक दूसरा वेक्टर बनाया हमने, जिसका नाम दिया वेक्टर बी, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है। नाउ वेक्टर बी, अब हम वेक्टर बी चाहते हैं, तो वेक्टर बी का मतलब हुआ वेक्टर बी इज इक्वल टू जो भी इसका मैग्नीट्यूड हो, 5, 6, 7, 8, तो दैट वैल्यू मींस बी लिया हमने, और बी में मल्टीप्लाई किससे कर दे, ए कैप से। ए कैप, व्हाट इज ए कैप, ए कैप इज ओनली डायरेक्शन ऑफ दिस। ए कैप में केवल क्या है, ए कैप में केवल और केवल डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। और हमको पता है अगर 1 में हम 1,00,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, देयर इज नो चेंज इन द आंसर। तो बी का मैग्नीट्यूड अभी भी बी ही रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ही नहीं आएगा।
लेकिन उसमें डायरेक्शन किसकी मिल गई, ए कैप। इसका ये रोल है। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, अपना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का नाम सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा ही है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये एक एक्सिस हो गई, इसके ऊपर दूसरी हो गई, और जेड तीसरी को दिखाने के लिए हम लोग इस प्रकार का डायरेक्शन यूज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं। बेसिकली हम इसको एक्स कहते हैं, अब इसको हम वाई कहते हैं, और इसको हम जेड कहते हैं। पहले आप लोगों ने टू डायमेंशन पढ़ा हुआ था, टू डायमेंशन में ये एक्स हुआ करता था और ये वाई होता था। इसमें नेगेटिव डायरेक्शन भी दिखा दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर माइनस है, उसको शो करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड हमारा टू डायमेंशन होता है, हम 3D दिखाने जा रहे हैं। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, पेन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, चिपकाया तो इस बोर्ड में है, लेकिन यहाँ का कहा ये बाहर इस टाइप से दिखाई देना चाहिए आपको। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। सपोज देयर इज अ पॉइंट P whose coordinates are x1, y1 and z1। तो P तक हम पहुंचेंगे कैसे, P तक पहुंचने का जो सिस्टम हुआ करता था, हम ओरिजिन से x एक्सिस पर एक डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दैट इज x1। फिर हम y एक्सिस पर चले, y एक्सिस पर आए हम, कितना, y1, और फिर हम z एक्सिस पर चले गए, दैट इज z1। कहां पहुंच गए हम, पॉइंट P पर पहुंच गए। x एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है, दैट इज डिफाइंड बाय आई कैप। y एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है, दैट इज j कैप, और z एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है, दैट इज k कैप। तो आप ध्यान से देखिए, दिस इज ओरिजिन, दिस इज पॉइंट A, दिस इज वेक्टर OA, दिस इज पॉइंट B। ओके, तो वेक्टर OA, O से लेकर के A तक एक वेक्टर है। कैसे इसको डिनोट करेंगे, इसकी लेंथ कितना है, x1, लेंथ इज x1, और जब इसको वेक्टर बनाना हो तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आई कैप से। वेक्टर AB की बात हो रही है, वेक्टर AB इज पैरेलल टू y एक्सिस, चाहे इसको ले ले और चाहे इसको ले ले, कोई फर्क नहीं है। वेक्टर AB इज इक्वल टू y1 मल्टीप्लाइड बाई j कैप। सिमिलरली B से कहां गए, P तक, दैट इज कॉल्ड वेक्टर BP इज इक्वल टू z1 k कैप। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम P तक हमको पहुंचना हो, कहां तक पहुंचना हो, P तक, तो पहले हम O से गए A पर, फिर हम A से गए B पर, फिर हम B से गए P पर, फाइनली हम कहां पहुंच गए, फाइनली हम पहुंच गए O से P पर। दिस इज कॉल्ड वेक्टर OP। एक नया वेक्टर हमने बनाया OP। तो वेक्टर OP इज इक्वल टू OA प्लस AB प्लस BP, सब आपने हाई लेवल में पढ़ा हुआ है। सो अगर इसका नाम वेक्टर R दे दिया जाए, तो वी राइट हियर, दिस इंप्लाइज वेक्टर R इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, AOA इज x1 I कैप, x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इसका मतलब अगर हमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, आइए देखते हैं। एक मैंने पॉइंट ले लिया A, 2, 3, 4। एक बात तो क्लियर है ना, अगर पॉइंट A इज गिवन 2, 3, 4, तो कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन होगा। हम ओरिजिन
शो करें चाहे ना शो करें, लेकिन 2 3 4 आया कहां से? तो 2 3 4 हमेशा मेजर कहां से किया जाएगा? ओरिजिन से। तो अगर कहीं पर पॉइंट ए है तो गारंटेड है कहीं पर ओरिजिन भी है, 0,0,0 इज प्रेजेंट। हम उसको डायग्राम में दिखाएं चाहे न दिखाएं, हर जगह पर 0,0,0 मौजूद है। तो अगर किसी ने कहा अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2 3 4, तो हम क्या कहेंगे? देन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड फ्रॉम ओरिजिन। अ वेक्टर starting from origin and ending at this point is called the position vector। एक ऐसा वेक्टर जो O से स्टार्ट करेगा, ओरिजिन से स्टार्ट करेगा और इस पॉइंट पर आके टर्मिनेट होगा, दिस इज कॉल्ड द पीवी ऑफ ए। एंड पीवी ऑफ ए इज रिटन एज, अभी सिखाया आपको, 2i। क्यों? एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट चलना पड़ेगा, प्लस 3j प्लस 4k। तो किसी भी पॉइंट का अगर कहीं पर कोई पॉइंट गिवन है, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इज गिवन बाय दिस 2i प्लस 3j प्लस 4k। अभी हम लोग आगे इसके बारे में काफी कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे। कुछ हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर पर हम आना चाह रहे हैं, उसे खत्म कर दें। फिर यहाँ पर एक बात और अभी हम करेंगे, जब वेक्टर एडिशन आपको पढ़ाएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे पोजीशन वेक्टर को अलग से। टाइप्स ऑफ वेक्टर को खत्म करना है। द नेक्स्ट वेक्टर इज को इनिशियल। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हो। ध्यान से देखिए, दिस इज अ पॉइंट, कुछ भी नाम दे दो। यहां से एक वेक्टर ये गया, नेम वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर वेक्टर सी। वी से वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को इनिशियल, means the vectors having same initial points, the vectors having same initial points, ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। कौन सा पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट्स सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। द नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द नेक्स्ट वेक्टर इज इक्वल वेक्टर्स। नाम समझ रहे हैं? बराबर, दो वेक्टर्स इक्वल हैं। दो वेक्टर्स कोई भी, जनरली हम लोग जब भी वेक्टर मानेंगे, वेक्टर ए एंड बी मानेंगे, वो इक्वल कब कहे जाएंगे? इक्वलिटी यहां कैसे होगी? मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। टू वेक्टर्स हैविंग सेम या इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, लेकिन केवल मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, उनका डायरेक्शन भी सेम होना। इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। एक बात का ध्यान देना है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। कब? डायरेक्शन तो सेम दिखाई दे रही है,
डायरेक्शन क्या है, सेम दिखाई दे रही है, अगर इनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए और डायरेक्शन इनकी सेम हो जाए तो ये क्या कहे जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहे जाएंगे। इनका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, उस बात से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। आगे बात करने चल रहे हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब हम बात करने चल रहे हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर? नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन को जस्ट हम लोग अपोजिट कर देंगे, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर दिया जाए और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज न किया जाए, दैट इज कॉल्ड वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की। देखिए ये कोई वेक्टर ए है, सॉरी दिस इज वेक्टर ए, स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आइए देखते हैं, ए बी, दिस इज वेक्टर। तो वेक्टर ए बी का निगेटिव, का निगेटिव कौन होगा, जिसे आप कहेंगे माइनस ऑफ ए बी, और माइनस ऑफ ए बी का मतलब हुआ बी ए। बी ए मतलब अब बी से स्टार्ट करेंगे और एंड कहां करेंगे, ए पर। बी से स्टार्ट करेंगे और ए पर एंड करेंगे। डायरेक्शन हमने उल्टा कर दिया, लेकिन मैग्नीट्यूड में हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया है। सो जब भी निगेटिव की बात आती है, इट मींस मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर के लिए ध्यान देने वाली बात है, फ्री वेक्टर्स। ये वही वेक्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। पूरा का पूरा हमारा जो चैप्टर्स है वो फ्री वेक्टर्स के बारे में ही है। किसके बारे में है, फ्री वेक्टर्स मींस वो वेक्टर्स जिनके पास स्पेसिफाइड इनिशियल पॉइंट्स नहीं है, वे वेक्टर्स जिनके पास स्पेसिफाइड इनिशियल पॉइंट्स, वेक्टर्स whose initial points are not specified। जैसे हमने एक वेक्टर यहां बना दिया, इसका नाम दे दिया वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर यहां बना दिया, इसका नाम दे दिया वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर यहां बना दिया, इसका नाम दे दिया वेक्टर सी। अब सपोज दैट हमें इनके बारे में कुछ स्टडी करना है, हमने यहां पर एक पॉइंट दिया, इनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, एंड पॉइंट भी फिक्स नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात फिक्स है, इनकी लेंथ, लेंथ मींस मैग्नीट्यूड। और जैसे मैंने एरो बना दिया तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। अब हम चाहें इसको ऐसे पकड़ करके खींच ले आए, इस पॉइंट पर लगा दे, लेकिन लगाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि वेक्टर ए का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमको दोनों चेंज नहीं करना है। मींस इन वेक्टर्स को हम अपने बोर्ड पर, अपनी कॉपी पर, अपनी आवश्यकता अनुसार पकड़ करके कहीं भी ले जा सकते हैं। इसको यहां से उठाया और यहां लाके चिपका दिया, ध्यान क्या देना है, डायरेक्शन में कोई चेंज ना होने पाए। जैसे वेक्टर बी, तो लो वेक्टर बी को यहां चिपका दिया, मैंने डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया,
यहां पर आपको मुसीबत हो रही थी दोनों के बीच की डायरेक्शन बताने में, लेकिन अब दोनों के बीच का एंगल बताने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम किसी वेक्टर को कहीं खिसका सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। दे आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। वेक्टर सी को पकड़ लाओ, ऐसे ऐसे खींचते 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 ले आओ और यहां पे चिपका दो। दिस इज वेक्टर्स। दो तीनों वेक्टर इकट्ठा हो गए, लेकिन ध्यान क्या रखा मैंने, इनको पकड़ के लाते समय इनके डायरेक्शन में हमने कोई चेंज नहीं किया। दीज आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। और इन्हीं के बारे में हम लोगों को इस पूरे के पूरे वेक्टर में पढ़ाई करनी है। जो भी हम स्टडी करने चल रहे हैं वो पूरी की पूरी स्टडी किसकी है, फ्री वेक्टर्स की है। तो हम फ्री वेक्टर्स की स्टडी करने चल रहे हैं। और दूसरे वेक्टर कौन से होते हैं उनको भी जान लें हम। उन्हें हम कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब, किसी ने कहा यहां पर एक पॉइंट है P और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक वेक्टर ए है। जैसे एक बस खड़ी है, उस बस पर आपने एक फोर्स लगाया, तो फोर्स तो बस पर लगा ना, बस का प्लेस भी निश्चित है, फोर्स भी निश्चित है। एक लड़का गया, उसने दूसरी बस थी क्यू, उस बस पर एक दूसरे डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स लगाया बी। These vectors are called localized vectors, जिनका इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट सब फिक्स है। ये बस ए पर लग रहा है, ये बस बी पर लग रहा है। हम इन दोनों को पकड़ करके एक साथ एक जगह पर नहीं ले आ सकते, इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो हमारी मैथमेटिक्स जो क्लास 12 की डिफाइंड है, जो हमको पढ़ाई करना है, वो पूरी की पूरी स्टडी हमारी फ्री वेक्टर्स के रेफरेंस में है। किसके रेफरेंस में है, फ्री वेक्टर्स के रेफरेंस में है। फ्री वेक्टर मतलब ये कहीं पर हो, हमको उस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं सबको पकड़ करके बटोर करके एक जगह इकट्ठा कर लूंगा और अपना सवाल सॉल्व कर लूंगा। कहीं पर भी वेक्टर बने हों, सबको उठा लाओ एक जगह पर, अपने आप जहां चाहो उनको उठा के वहां रख सकते हो और अपनी मर्जी से सवाल सॉल्व कर सकते हो। जैसे सपोज दैट कहीं पर बात आ रही है, किसी ने कहा एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। हमने क्या किया, इस वेक्टर को उठाया यहां लगा दिया, कोई फर्क नहीं। हम चाहेंगे इस वेक्टर को यहां लगा लेंगे, जहां मैं चाहूं इस वेक्टर को वहां लगा सकता हूं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। ये है फ्री वेक्टर। कौन से वेक्टर्स, फ्री वेक्टर, बहुत काम के हैं, इन्हीं की पढ़ाई हम करने चल रहे हैं। इस बात को दिमाग में एकदम बैठा लो कि जिन वेक्टर्स की मैं पढ़ाई करने चल रहा हूं उनको काट पकड़ के कहीं ले जा सकते हैं जहां मेरी रिक्वायरमेंट होगी। बस एक बात का ध्यान रखना है, उनका डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड हमको चेंज नहीं करना है। बात आ रही है पैरेलल वेक्टर्स की। पैरेलल तो पहले से जानते हैं हम लोग, शब्द ही समांतर। देखिए, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, जीरो। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर डी, दिस इज वेक्टर ई। ध्यान से देखिए, सबका एंगल यहां पर जीरो है। These vectors are called parallel vectors. These vectors are called parallel vectors. लेकिन ध्यान एक बात और देना है, what about the vectors having angle 120 degree, सॉरी 180 डिग्री, यहां थीटा की वैल्यू 180 हो गई, इन्हें हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल बोलते हैं, लेकिन एज ए पैरेलल इनको ट्रीट किया जाएगा। मैथमेटिक्स में
सेम डायरेक्शन हो और चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, नाम अलग अलग दे सकते हैं, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, ठीक है ना। तो अगर थीटा 0 होगा तो पैरेलल, थीटा 180 होगा तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं। इनको दूसरा नाम और हम दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए पैरेलल टू बी, A parallel to B, parallel to C, parallel to D, parallel to E, ये सब पैरेलल है। 180 डिग्री वाला भी, 0 डिग्री वाला भी, सबके सब पैरेलल है। मैंने थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट कर दिया पैरेलल और एंटी पैरेलल में। इन्हीं को हम लोग कह देते हैं लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। तो इसी बात को जो मैंने पैरेलल और एंटी पैरेलल बताने का प्रयास किया, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल हैं, दीज आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। कब? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। लो, वेक्टर सी और वेक्टर डी भी पैरेलल है, ये दोनों ही पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल है, बट हियर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिससे हम लोग एक नाम और देते हैं अपोजिट वेक्टर्स। क्या नाम देते हैं? अपोजिट वेक्टर्स। इन्हीं को हम बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कई नाम हैं, कई नाम यूज किए जाते हैं। तो ये छोटे छोटे टाइप्स हो गए। हमको अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, उसमें जो नाम अब लेने जा रहा हूं इसका यूज बहुत है, हर लगभग हर सवाल में इसका यूज आने वाला है, जिससे हम लोग बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर, कोलिनियर, ध्यान से समझिएगा शब्द कोलिनियर, संरेखीय, एक रेखा में हो। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। पैरेलल में क्या था? एक यहां से गुजर रहा है, दूसरा यहां से गुजर रहा है, तीसरा यहां से गुजर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग हो सकते हैं, ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है, बट ध्यान दीजिएगा इस जगह, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। हियर वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी आर कोलिनियर। वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी आर कोलिनियर। इसको हम डिफाइन कैसे करने जा रहे हैं, लीजिएगा, यहां की बात भी करें अगर हम लोग, इसको उठा करके हम यहां पहुंचा सकते हैं। हमने कहा ना, हम किसकी स्टडी करने चल रहे हैं? फ्री वेक्टर्स की। किसकी? फ्री वेक्टर्स की। तो जैसे वेक्टर सी पैरेलल है वेक्टर बी के, वैसे पकड़ूंगा, इसको पकड़ के यहां लगा सकता हूं, इसको पकड़ मैं यहां पहुंचा दिया। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, और किसी भी एक वेक्टर को हम काट छांट के, काट छांट के मतलब बड़ी काम की बात सिखाने जा रहा हूं, काटना छांटने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक वेक्टर ये है 5 न्यूटन का, दूसरा वेक्टर बी है 1 न्यूटन का, तीसरा वेक्टर सी है 2 न्यूटन का। ध्यान से देखा जाए इनको, हमने 3 वेक्टर ले लिए, ए बी और सी। अगर मैं लिखना चाहूं तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स वेक्टर बी, मतलब
इक्वलिटी का साइन आ गया। मैंने अभी कहा था दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनकी डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। इसका मैग्नीट्यूड 5 था और इसका मैग्नीट्यूड 1 था, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 5 हो गया। या अगर वेक्टर बी को लिखना होता तो 5 से डिवाइड कर देता, यही मैंने कहा काट छांट के, मल्टीप्लाई करके लंबा भी कर लेंगे, डिवाइड करके छोटा भी ले लेंगे। तो b कैन बी रिटेन एज 1/5a, a कैन बी रिटेन एज 5b। इसी को किताब की भाषा में लिखा जाता है a इज इक्वल टू लैम्डा b। a is equal to lambda. What do you mean by lambda? Lambda is a number. Lambda is a number. मैं यहां लिख सकता हूं b is equal to lambda a। घबराइएगा नहीं, ये लैम्डा अलग है, ये लैम्डा अलग है। जरा यहां ध्यान से देखिए, अगर यहां पर लिखना हो तो वेक्टर c को मैं लिखूं 2 टाइम्स वेक्टर b, ये अपराध होगा, ये गलत है। मुझे लिखना पड़ेगा वेक्टर c इज इक्वल टू -2 टाइम्स लैम्डा बी। अब सही आया, माइनस क्या करेगा, दोनों की डायरेक्शन को सेम कर देगा। उल्टे थे ना भाई, तो माइनस ने दोनों की डायरेक्शन को सेम कर दिया। लेकिन अगर हम बुक की लैंग्वेज पर आएंगे तो बुक वाले ऐसे लिखते हैं c इज इक्वल टू लैम्डा बी। तो फिर मामला फंस गया। अब लैम्डा कौन है, तो लैम्डा इज अ नंबर, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है। देखो ध्यान से, तो वेक्टर चाहे पैरेलल हो, वेक्टर चाहे एंटी पैरेलल हो, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिटेन एज a इज इक्वल टू लैम्डा बी, या मैं इसको ऐसे लिखने जा रहा हूं a प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू 0। अब आप गुस्सा जाओगे कि सर ये कौन सी मैथमेटिक्स है, a इज इक्वल टू लैम्डा बी था, अब आपने लिख दिया a प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू 0। जब इसका पक्षांतर किया तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा, लैम्डा प्लस भी हो सकता है, लैम्डा हो सकता है। इस केस में a इक्वल टू 2 भी रहा हो, यहाँ लैम्डा की वैल्यू कितना है, 2 है। अगर मैं इसका पक्षांतर करूंगा तो a माइनस 2b इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू मैंने क्या मान लिया, -2 मान लिया। तो मैं तो यही लिखूंगा ना कि a प्लस लैम्डा बी इक्वल टू 0। तो कौन चेंज हो रहा है, लैम्डा चेंज हो रहा है। ये कहलाते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स को a इज इक्वल टू लैम्डा बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है, लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है, लैम्डा पॉजिटिव नंबर हो सकती है, लैम्डा नेगेटिव नंबर हो सकती है। लेकिन यहां पर हमें लैम्डा को 0 नहीं लेना है, 0 ले लेने का कोई मतलब निकलेगा नहीं, इसलिए ध्यान रखना है। तो अगर दो वेक्टर्स को मैं a इक्वल टू लैम्डा बी लिख सकता हूं तो वो क्या कहे गए, कोलिनियर। क्या कहे गए, a इज इक्वल टू लैम्डा बी या a प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसा कहीं पर प्रूफ करने में सफल हो गए तो ये क्या कहे जाएंगे, ये कोलिनियर वेक्टर कहे जाएंगे। और इन्हीं को एक हम नया नाम देंगे, अभी थोड़ा याद कर लीजिएगा, आगे काम पड़ेगा, डिपेंडेंट वेक्टर्स। ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर क्या करते हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेक्टर्स। अब बात आती है यहां पर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अभी इंडिपेंडेंट की बात नहीं करने चल रहा हूं, हम बात करने चल रहे हैं नॉन कोलिनियर। इसकी बात करने चल रहे हैं नॉन कोलिनियर। दिस इज वेक्टर a is equal to 5 न्यूटन, दिस इज वेक्टर b is equal to 10 न्यूटन। मैं देखिए
ये तो लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं कि b इज इक्वल टू 2a, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन इक्वलिटी नहीं है, ये वेक्टर्स इक्वल नहीं हो पा रहे हैं। अलग बात है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। दीज आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, मींस इन्हें हम चाह करके भी a इक्वल टू लैम्डा बी के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ऐसा कोई लैम्डा नहीं है कि हम a इक्वल टू लैम्डा बी लिख सकें। मींस किसी वेक्टर a को दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b। ध्यान देने वाली बात है, दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b। हम कभी भी a को लैम्डा b नहीं लिख सकते। दीज आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। क्या है दोनों के रास्ते एक हैं? दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। ये अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन